नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी यूपी के दंगल की, क्योंकि यूपी में पहले चरण का चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है और अब सियासी पार्टियां जो हैं इस मतदान को लेकर जोड़ तोड़ के जोश में लग गई हैं कि किसके पक्ष में कितना और कौन जीत दर्ज करेगा। तो इसको लेकर कोशिशें लगातार जारी है और हर पार्टी जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी का मुजाहरा जो है आज भी देखने को मिला है। और सुबह से ही मतदान में कहीं जोश तो कहीं खरोश नजर आया, तो कहीं पर स्थिति थोड़ी सी शुरुआत में ढीली जरूर नजर आई, लेकिन दोपहर होते होते लोगों का मतदान के प्रति रुझान जो है वो नजर आया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये राज्य है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और कोशिशें जो हैं यहाँ की राजनीति की वो यही है कि सत्ता में किस तरीके से वापस आया जाए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर मैदान में है और वापस सत्ता वापसी की कोशिशों में लगी हुई है। तो बीजेपी जो है वो 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, 2.5 साल के केंद्र सरकार के राजकाज को देखते हुए, उनकी उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता में विश्वास पैदा करके सत्ता में आना चाहती है। तो वहीं बसपा जो है उसको लगता है कि वो एक अच्छा विकास का मॉडल लेकर आएगी और बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब विनाश की पार्टियां ये कहती हुई मायावती नजर आ रही हैं और अपने दम पर बसपा की सरकार बनाने के उनके भी दावे हैं और वो भी इसी कोशिशों में लगी हुई है। और जिस तरीके से चुनाव पूर्व सर्वे आए थे वहां पर उन्हें अच्छी खासी बढ़त दिखाई भी गई थी। तो वहीं कांग्रेस जो है वो अपना जनाधार वापस से यूपी में बढ़ाना चाहती है और खोया हुआ जनाधार जो है वो वापस पाना चाहती है और इसके लिए वो साइकिल की सवारी करती हुई नजर आ रही है। तो आज मतदान हुआ है, अब उसके सियासी आंकड़े भी सबके सामने आएंगे, लेकिन परिणाम तो 11 मार्च को ही नजर आएगा। लेकिन अभी से जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, किसके पक्ष में कितना और कैसे हो सकता है, और उनका आकलन जो है वो विशेषज्ञ लगाने लग गए हैं और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे कि कहां प्लस हुआ किसके लिए और कहां माइनस हुआ, किसको शह मिल सकती है और किसको मात मिल सकती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, सियासत को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक बार उनको पहले सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले हिस्से का, पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, मैं तमाम मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा और मुझे उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे पहले वोट अगर देखा जाएगा किसको पड़ा होगा तो साइकिल और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले वोट पड़ा है और जो आगे होता है फिर वो आगे ही होता है। इसलिए मैं इस मौके पर राहुल जी का धन्यवाद देता हूं और ये जो 10 कदम प्रगति के लिए हैं, इसके लिए लगातार हम काम करेंगे, जमीन पर उतारेंगे, लोगों को लाभ इसका पहुंचे, उसके लिए लगातार कोशिश हमारी रहेगी। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार आए, विजन की सरकार आए। बाकी पार्टियां फाउंडेशन की बात नहीं कर रही हैं। हमने ये 10 जो पॉइंट्स रखे हैं, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की फाउंडेशन है, नींव बन सकती है। मगर हमारी जो सरकार बनेगी इससे आगे जाएगी। तो राहुल गांधी को भी सुना और आपने समाजवादी का झंडा बुलंद करते हुए सीएम अखिलेश को भी सुना। दोनों ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। 10 बड़े मुद्दे उन्होंने रखे हैं। अगर उनकी सरकार आती है तो पहले चरण का चुनाव जरूर हुआ, लेकिन उनको लगता है कि उनकी सरकार अगर आएगी तो इन 10 कामों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, साझा प्रोग्राम कांग्रेस के साथ मिलकर बनाया और उसके ऊपर वो काम करेंगे, बिंदुवार वो बात करते हुए नजर आए हैं। चलिए, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी से विष्णु कुलवाल साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुशील शर्मा जी, बीजेपी से मुकेश चेलावत साहब जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं। चारों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले चरण का चुनाव हो गया है और जिस तरीके से मत प्रतिशत हैं कहीं न कहीं प्लस माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब स्थिति यह है कि हर पार्टी जो है वो कोशिशों में यही है कि किस तरीके से चुनाव के माध्यम से जनता का विश्वास जीतकर उसको सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बनाया जाए। इसी को लेकर कोशिशें चल रही है और राजनीतिक पार्टियों का मेन अहम मुद्दा भी यही होता है। सबसे पहले बात बसपा से शुरुआत करूंगा। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ हैं। कुलवाल साहब, जानना यही चाहेंगे आपसे कि आज की अगर वोटिंग की बात करें
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करें और उत्तर प्रदेश के इस चुनाव की बात करें तो क्या लगता है जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार होती हुई नजर आ रही है, चुनाव में आज के मतदान को देखते हुए कहां पाती है बसपा अपने आप को? देखिए दुर्गेश जी, आज जो मतदान हुआ है जी, उससे तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि यूपी में अब किसकी सरकार आने वाली है। आज जो मतदान हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी और सपा के अखिलेश जी, इनकी नींद हराम हो गई जिस ढंग से इन्होंने मतदान देखा और मतदान में लोगों ने हिस्सा लिया। और आज ये स्पष्ट हो गया है कि 73 सीटों के बाद ये जिस जातिवाद की बात करते थे और जिस जातिवाद को बढ़ावा देने की बात करते थे, वहां की जनता ने दिखा दिया है कि अब वो बहन मायावती के साथ है और मायावती की अकेले की 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। इसमें कोई प्रकार की अब शंकाएं भी नहीं बची। अब तो ये पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए अलग अलग बयान दे रही है, मगर जिस दिन 11 मार्च आएगा उस दिन सबको ये पता पड़ जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। वहां इंतजार उसी का है। 11 तारीख का कांग्रेस से सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद क्या लगता है कितना इंपैक्ट रहेगा? आज 10 बिंदुओं पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी रखा गया है। राहुल गांधी और अखिलेश ने दोनों ने मिलकर अपनी बात जो है जनता के सामने रखी। क्या लगता है आपको जिस तरीके से उनमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्या वापस सत्ता में लौटेंगे? निश्चित रूप से आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से बौखलाहट उनके चेहरे पर नजर आ रही है, उनके शब्दों में आ रही है, कच्चे चिट्ठे खोलने की बात है। एक सामान्य स्थिति में जो है असामान्य बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियां जो दूसरी हैं उनका कोई वहां आधार बचा नहीं है। और निश्चित रूप से जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ में राहुल गांधी और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने बातें रखी, युवाओं में भारी जोश और खरोश के साथ में कांग्रेस का समर्थन, गठबंधन का समर्थन वहां मिला है। तो पहले चरण में ये गठबंधन सबसे आगे है और धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आंधी के रूप में बढ़ता जाएगा और सभी पार्टियों का टुकड़ा साफ होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार 300 प्लस क्या से सरकार बनेगी। और जो विपक्षी पार्टियां जो जिस तरह के भाषण दे रही हैं, तो सभी में घबराहट और बौखलाहट भरी हुई है। उससे लगता है कि निश्चित रूप से उन पार्टियों की जमीन खिसक रही। मुकेश चलावत साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। चलावत साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप विष्णु कुलवाल साहब और सुशील शर्मा जी की बात का? देखो साहब, कुलवाल साहब का तो जो कहना है, जहां तक मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी दौड़ के बाहर हो चुकी है। बहुजन समाजवादी पार्टी वहां पर रेस में ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है जी। रहा सवाल सपा और कांग्रेस का, तो वहां की जनता ने जो मुलायम सिंह परिवार का जो ड्रामा देखा, उस ड्रामे को वो भलीभांति समझ चुके हैं कि ये केवल और केवल अखिलेश यादव को स्थापित करने के लिए इस परिवार ने ये ड्रामा किया है। जहां तक मैं समझता हूं कि सपा के जो पिछले 5 वर्ष का जो कुशासन रहा है, उस कुशासन को शिवपाल यादव के मत्थे मढ़कर अखिलेश यादव पाक साफ होने का प्रयास कर रहे थे। आपको चुनाव के बाद ये पता चल जाएगा कि चुनाव के बाद में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और ये सब एक दूसरे की गलबाएं डाल के घूमते नजर आएंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर वो कंगाल जमींदार जैसी स्थिति है, जो पहले बहुत बड़े जमींदार रहे हैं लेकिन वर्तमान में अभी कंगाली की स्थिति में। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी एक यात्रा भी निकाल चुके हैं, बस लेके घूम चुके हैं, खाट पंचायत कर चुके हैं, और वो साफ साफ कहते थे कि 27 साल यूपी बिहार, और इस 27 साल के यूपी बिहार के अंदर 10 साल समाजवादी पार्टी के भी रहे, और उन्होंने भी इस यूपी को बेहाल करने में पूरा योगदान दिया है। तो वो जो 27 साल यूपी बेहाल का नारा लगाने वाले राहुल गांधी जी स्वयं अपना बिगड़ता कैरियर सुधारने के लिए साइकिल के कैरियर पर जाकर बैठ गए। तो इससे साफ दिख रहा है कि ये कहां तक सफलता की बात है। दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी अगर आश्वस्त होती
तो वो कांग्रेस का समर्थन नहीं लेती। कांग्रेस यदि कहीं आश्वस्त होती तो जिस यूपी बिहार का नारा देके 27 साल यूपी बिहार का नारा देके उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक जो जंग छेड़ी थी और उन्होंने शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था, अगर उनको उनकी कहीं भी कोई संभावनाएं नजर आती तो निश्चित रूप से वो इस समर्थन को की ओर आगे नहीं बढ़ती। तो इसलिए समाजवादी पार्टी भी ये बात मान के चल रही है कि हमारी सरकार नहीं आने वाली है, और कांग्रेस तो ये मान ही चुकी है कि हमारे पास में कुछ है ही नहीं। वहां पे कांग्रेस के पास में जो 25, 26, 27 सीटें हैं, उन सीटों को बचाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव के कुर्ते की पकड़ लिया और साइकिल के कैरियर पे पीछे जाके बैठ गए। तो कुल मिला के मान के चलता हूं कि वहां पर उत्तर प्रदेश में जो आज जो मतदान हुआ है वो मतदान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मतदान हुआ है। इसलिए ये आपको 11 मार्च को पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए और अग्रसर है। महेश जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। तीनों का हमने सुना, विष्णु कुलवाल साहब का भी, सुशील शर्मा जी का भी और मुकेश जी भी अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस चुनाव को देखें, 73 सीटों के ऊपर ये मतदान हुआ है आज, और एवरेज मतदान इसे कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंटी इनकम्बेंसी को इससे जोड़ें तो ऐसा कुछ नजर चुनाव के मतदान को लेकर कुछ नजर आ नहीं रहा है। क्या लगता है, जिस तरीके के दावे और वादे किए जा रहे हैं, क्या वाकई किसी एक पार्टी को बहुमत मिल पाएगा? और क्या जिस तरीके से 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जो एक विकास की एक लहर आई थी और यूपी में इतना जबरदस्त, जो कि पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पर वर्चस्व कभी बीजेपी का रहा नहीं, लेकिन अगर 2014 के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत जो है बीजेपी को वहां मिला, वहां बढ़ा उसका। तो क्या उसका इंपैक्ट आज तक कायम है? देखिए, जहां तक सवाल जैसा मतदान के प्रति जो प्रतिशत हुआ है उससे रुझान को ध्यान में रखते हुए तो कि ज्यादा मतदाता जो हैं वो इतने उदासीन से नजर आ रहे हैं। तो दो चीजें हैं, जो मौजूदा सरकार के जो मौजूदा सत्ता में है सरकार, तो और जो दल हैं जी, और जो गठबंधन जिन्होंने किया है, तो वो उनके फेवरेबल ज्यादा स्थिति होती है। मतदान के प्रति उत्साह बताता है कि परिवर्तन की लहर है। अब ये परिवर्तन लहर है, किस रूप में है, क्या है, तो अगर इसका पूरा विश्लेषण किया जाए तो अलग अलग आधार पर किया जा सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें हैं। पश्चिमी जो है ये जाट बहुल एरिया भी है जी, मुस्लिम बहुल एरिया भी है जी। तो इन चीजों का अगर विश्लेषण करें तो जाट इस समय जो है आरक्षण की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं धरने पे, हरियाणा में ये देखा होगा जी। तो कहीं न कहीं वो है जो बीजेपी सरकार या बीजेपी के मतलब क्या कहते हैं उससे, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट के पोजीशन में है जी। जहां तक करेना और आपके दादरी का सवाल है, तो वहां ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां मतलब पोलराइजेशन, मतदाताओं का पोलराइजेशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो किसके फेवर में जाता है, क्योंकि स्थिति वहां पे कमोबेश मतलब अगर धार्मिक आधार पे अगर बंटवारा भी मान लें उनका, तो वो भी बराबर की पोजीशन वाले हैं। तो ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है, ये अभी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से आप ये देखिएगा कि इसमें किसान भी परेशान है, खासकर ये जो गन्ने का जो है, जो जिनको पैसा नहीं मिला गन्ने की फसल का, तो उनका लिए भी एक ये बहुत बड़ी मतलब समस्या बनी हुई है। अब वो किस रूप में नोटबंदी का शिकार हुआ या क्या हुआ, किस तरह का क्या, तो इसके भी मतलब काफी कुछ मेरिट्स भी हो सकते हैं, डिमेरिट्स भी हो सकते हैं। जहां ये कहा जाता बीजेपी की नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक से अपने फेवर में मतलब माहौल बनाने की कोशिश की है, वहीं मतलब मौजूदा सरकार की जो उनकी के साथ ये गुंडाराज है इसको समाप्त हो जाएगा, या इन जो भी जिस तरह के जो मुद्दे बनाए गए हैं इसमें, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे गठबंधन का भी आया कि गठबंधन की व्यवस्था क्यों हुई, इन सब चीजों का अगर आधार देखा जाए तो ये सारा मामला जो है पूरा का पूरा आरक्षण, जाट आरक्षण का मुद्दा ले लें या मतलब धार्मिक संप्रदाय विशेष के ध्रुवीकरण का ले लें,
जातिवाद को ले लें और मौजूदा इनकम्बेंसी फैक्टर को देखें तो इन 73 सीटों का जो प्रथम चरण में हुआ है, मुझे जो लग रहा है सब गडमड होकर के ये त्रिशंकु की स्थिति बन रही है आसार। बिल्कुल, तो त्रिशंकु की स्थिति बन रही है। चलो साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि 2014 के अगर हम चुनाव देखें तो सबसे ज्यादा अगर मत प्रतिशत इस 73 सीटों को अगर हम आकलित करें पश्चिम यूपी को, तो इसमें सबसे ज्यादा मत प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा था। बीजेपी, क्योंकि ये जो एरिया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, तो परंपरागत वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के वहां पर ज्यादा हैं या बीएसपी के वोट वहां पर ज्यादा है। लेकिन ऐसे में 2014 में आप सेंध लगाने में इसमें कामयाब हुए थे। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव के अगर आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो समाजवादी पार्टी को उस समय 24 सीटें इन 73 सीटों में से मिली थी और बीएसपी को भी 24 ही मिली थी। तो पलड़ा बराबर था वहां पर। कांग्रेस के खाते में 14 गई थी और सबसे अगर कम सीटें किसी को मिली थी तो बीजेपी को। क्या लगता है 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में जिस तरीके से वहां पर मत प्रतिशत आपका बढ़ा, क्या 11 सीटें जो वहां से बीजेपी को इन 73 सीटों में से थी, क्या आपको लगता है आज के जो मतदान हुआ है और जिस तरीके की आज की राजनीति है, चाहे यूपी में जिस तरीके की राजनीति फिलहाल देखने को चुनाव से पहले मिली थी, उनका इंपैक्ट कितना पॉजिटिव आपके लिए जाएगा और कितना नेगेटिव हो सकता है? क्या लगता है आपको 11 सीटों से आप ऊपर बढ़ेंगे? नहीं, निश्चित रूप से दुर्गेश जी, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के समय जो स्थिति थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी उससे आगे ही बढ़ी है, उससे पीछे नहीं आई है। उसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं कि हमारे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल तक शासन करने के बाद जनता से ये पूछते हैं कि अच्छे दिन आए क्या, और जनता उनको हाथ हिला के कहती है कि नहीं आए। तो इसकी जिम्मेदारी मुलायम अखिलेश यादव की रही है। 5 साल तक उन्होंने राज्य किया है और जनता की आकांक्षाओं के अधिकांश जो काम होते हैं वो काम राज्य सरकार के द्वारा पूरे होते हैं। तो जब कोई मुख्यमंत्री जनता से ये पूछे एक अच्छे दिन आए क्या, ये खुद ही अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति है और जनता फिर उनको जवाब दे रही है कि अच्छे दिन नहीं आए हमारे। तो निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव को जनता की तरफ से जवाब मिला है कि आपकी सरकार में हम बहुत हाल बेहाल रहे हमारे, और इसलिए अब हमारा मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी जैसा केंद्र में हमने मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है और 73 सीटों के, और इसमें यहाँ की 11 सीटें थी, यहाँ पर भारी बहुमत के साथ सभी जाति सभी समीकरण सारे तोड़ते हुए केवल और केवल विकास के नाम पर, मोदी जी के नेतृत्व में आस्था के नाम पर और सबका साथ और सबका विकास के नारे को अपनाते हुए जिस प्रकार का लोकसभा चुनाव में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, जहां तक मैं समझता हूं उसमें कहीं कमी नहीं आई है और बल्कि बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा इन्हीं क्षेत्रों के अंदर पलायन के मुद्दे भी रहे हैं और जनता ने उस स्थिति को भी देखा है कि पलायन करके लोगों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा है गुंडा राज की वजह से, अराजकता की वजह से। तो उन सबका जवाब देने के लिए जनता को ये आज का मौका मिला है। उन्होंने मतदान के माध्यम से भारी मतदान करके अखिलेश सरकार के खिलाफ में मतदान किया। लेकिन जो एवरेज मतदान होने की बात सामने आ रही है, कोई ज्यादा बड़ा थंपिंग अगर वोटिंग की बात करें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है तो थंपिंग वोटिंग होती है, जैसा कि विशेषज्ञों की राय है। लेकिन ऐसा कुछ एवरेज वोटिंग हुई तो कहीं कहीं सरकार के साथ होता हुआ जो मतदाता है वो नजर आ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपसे चलावत साहब ये करना चाहूंगा, आपके पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा एक बहुत इंपैक्ट रखता है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को उतारा, लेकिन जब उन्होंने गठबंधन किया तो अखिलेश को ही चेहरा बनाते हुए उनको समर्थन कर दिया। मायावती एक चेहरा बीएसपी के पास है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, बिना चेहरे के चुनाव में उतरना क्या आपके लिए घातक सिद्ध नहीं होगा? नहीं, देखो ऐसा है, मायावती जी की जो चेहरा है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक तरह से, बसपा। उसमें मायावती जी के अलावा दूसरा कोई चेहरा हो ही नहीं सकता है। अगर कोई दूसरा चेहरा होगा तो उस चेहरे को पहले ही हटा दिया जाएगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी, आप स्वयं आइडिया लगाया देख लीजिए कि उनका उस कुनबे का 22वां व्यक्ति भी अब चुनाव मैदान में, यानी कि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी एक कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। वो एक केवल और केवल मुलायम सिंह यादव के परिवार कुनबे का एक अस्तित्व है। वो बात अलग है कि जाति के समीकरण के आधार पर पारिवारिक जो इनके जो चुनाव जीतता रहे हैं,
लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आपको यह भी देखने को मिला होगा कि जातिवाद और परिवारवाद को भी वहां की जनता ने नकारा है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा क्यों नहीं दिया है, तो ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती है और भारतीय जनता पार्टी उसी स्ट्रेटेजी के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चेहरा नहीं देखे। भारतीय जनता पार्टी के वहां पास में वहां पर नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। जिसको पार्टी और विधायक दल चाहेगा वो सक्षम नेतृत्व को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसलिए चेहरा इतना बड़ा विषय नहीं है। साहब, क्या लगता है आपको कहीं कहीं विरोध के स्वर ना मुखर हो जाए, क्या इस डर की वजह से चेहरा सामने नहीं लाया गया? नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी ने पहले भी कई बार ऐसा मौका है कि जब कोई चेहरा सामने नहीं लाए, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदेश है और हर क्षेत्र की वहां की अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर इसी स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कई सक्षम नेतृत्व है वहां पे, चलिए जो प्रदेश को आराम 11 मार्च के बाद तय होगा कि क्या रहता है उस टाइम, कितनी सीटें बीजेपी को मिलती है और किस तरीके से बीजेपी जो है उन सीटों को लेकर के सरकार बना पाती है। बीजेपी सीटें अच्छी मिल रही है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही है और सरकार बनाने जा रही है वहां। चलिए सुशील जी हमारे साथ है। सुशील जी, अगर मतदान की बात करें तो जो प्रतिशत है वो कोई सरकार के अगेंस्ट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना थंपिंग वहां पर कोई बड़ा जैसा कहना चाहिए कि कोई रिकॉर्ड तोड़ मतदान नहीं हुआ है। ये तब होता है जब सरकार के खिलाफत की बात होती है, एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है। तो ऐसा कुछ क्या लगता है आपको है नहीं, इस वजह से क्या वापस एक बार रिपीट होती हुई सरकार नजर आ रही है? कांग्रेस का साथ जो है वो क्या कारगर साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जो आज के जो मतदान हुआ है 73 सीट्स पे पश्चिमी यूपी के अंदर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मतदान हुआ है सरकार के पक्ष में हुआ है। कांग्रेस और सपा के अगर दोनों वोटों को जोड़ दिया जाए तो कम से कम 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस सपा गठबंधन जीत रहा है। और जिस तरह का मतदान हुआ, जिस तरह के लोगों का जोश खरोश पक्ष के सरकार के पक्ष में दिखा, और जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह मोदी जी की जो भाषा थी, जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन उनके भाषणों से झलक रहा था, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप धमकाने की जो बात वो कर रहे थे, मामला जो है वो वापस एग्रेसिव और एक ध्रुवीकरण जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ाने का प्रयास इन्होंने किया। लेकिन अब के जनता इनको समझ गई, सपनों के सौदागर बन के इन्होंने 2014 में जो वोटों को लूटा, 15 लाख रुपए हर खाते में जमा करा देंगे, आपके जो है अच्छे दिन लाएंगे, आपके 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक भी वादा केंद्र की